हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इस लेसन का फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन एंड सामने का जो पोर्शन था वो सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। जैसा कि हम लोग इसे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़े कि जो सारे नर्व्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके से अरेंज्ड है हमारे बॉडी में और क्या सारे फंक्शंस वो कंट्रोल करते हैं। नाउ इस बार हम लोग स्टडी करेंगे कि ये सारे जो नर्व्स हैं उनका अरेंजमेंट ब्रेन में कैसा है एंड स्पाइनल कॉर्ड में कैसा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन से लेकर के वर्टिब्रल कॉलम तक वो पैरेलली रन करता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंपोज होता है बहुत सारे नर्व्स का। और ये जो नर्व्स हैं वो उसके बारे में तो हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स में पढ़े ही थे कि माइलिनेटेड इनका एक्सॉन होता है। वो जो एक्सॉन है वो पास होता है कहाँ से, तो वर्टिब्रा के गैप से, जो कि हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुँचता है। अब यहाँ पे इस वाले जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें वाइट कलर से जो सारा रिप्रेजेंटेशन है इस फिगर में, वाइट से जो रिप्रेजेंटेशन है वो माइलिनेटेड एक्सॉन का है। वहीं पे ग्रे कलर से जो रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है वो सारे एक्सॉन्स का है जिसमें माइलिन कवर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हम लोग एक्सॉन्स के बारे में पढ़े थे ना कि एक में माइलिन शीट होता है एंड बाकी में नहीं होता है। तो जो माइलिन वाला है वो वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है एंड विदाउट माइलिन वाला ग्रे कलर से। नाउ अगर किसी पर्सन के स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी जगह पे अगर इंजरी आ जाता है तो उस पर्सन का क्या होता है कि ब्रेन तक कनेक्शन उसका लॉस हो जाता है, जिसके वजह से सेंसेशन फील नहीं होता है उस एरिया में। और वो सारे जैसे स्टमक और लेग्स में उसको सेंसेशन फील नहीं होगा। हाउएवर जब वो अपने लेग्स को मूव करता है ना तो वो मूवमेंट वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन सेंसेशन ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि हम लोग इस लेसन के स्टार्टिंग में भी पढ़े थे कि मूवमेंट एंड सेंसेशन ये दो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दो डिफरेंट पाथवेज हैं इसके, तो नर्व्स के थ्रू यहाँ पे सेंसेशन कंट्रोल होता है। ना दूसरे बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के जो कि हमारे कॉन्शियस सेंसेशन के बाहर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फूड का डाइजेशन है, हमको नहीं पता होता है बॉडी में कब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, क्या सारे प्रोसेस अंदर हो रहे होते हैं। जो ब्लड का फ्लो है जो वेरियस बॉडी पार्ट्स में हो रहा है वो भी हम लोग को पता नहीं चलता है, वो इनसाइड अपने आप होते रहता है। डाइजेशन के टाइम पे जो भी सारे डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होते हैं, या फिर जो हमारे हैंड का मूवमेंट है जब कोई भी हम लोग हॉट सरफेस को टच करते हैं तो कैसे हैंड अपना रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक, ये सारे एक्शंस जो है वो हमारे कॉन्शियस सेंसेशन के बाहर हैं। ठीक है, इन सारे एक्शंस को इनवॉलेंट्री फंक्शंस बोलते हैं। जो हमारे कॉन्शियस एफर्ट के बाहर होता है उन सारी चीज़ों को इनवॉलेंट्री फंक्शंस बोलते हैं। और इसमें जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो डायरेक्टली स्पाइनल नर्व से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। एंड कुछ ऑफ कोर्स इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता ही है। तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। जब ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे बॉडी के वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो बहुत डिफिकल्ट है इसको स्टडी करना। बट साइंटिस्ट अब इसको पोर्शंस में ब्रेक करके उसके बाद इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको फिगर से समझाऊंगी, पहले थ्योरी वाला पोर्शन बता देती हूँ। तो साइंटिस्ट क्या किए, ब्रेन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किए। जैसे कि इनको वो डिवाइड किए पहले 3 पार्ट्स में, एक फ्रंट, एक मिडिल और एक बैक। जब वो इस तरीके से उसको स्टडी कर रहे थे तो फ्रंट एंड मिडिल वाला जो सेक्शन है उनका बहुत सारा जो फंक्शन था वो ओवरलैप हो रहा था। सेम वैसे ही जो मिडिल और बैक वाला जो सेक्शन था उनके फंक्शंस भी ओवरलैप हो रहे थे। तब उन चीज़ों को देख करके उनको समझ में आया कि इनको इस तरीके से तो डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फ्रंट मिडिल और बैक में डिवाइड करके स्टडी करना डिफिकल्ट है। इसलिए बोले क्या किए, सेम उसी चीज़ को ईजिली स्टडी करने के लिए अब ब्रेन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किए, एक था अपर पार्ट और एक था लोअर पार्ट। अब मैं आपको इसको फिगर से बता देती हूँ जो बाकी का यहाँ पे थ्योरी लिखा है उन सब चीज़ों को। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, अपर एंड लोअर में, तो जो अपर वाला पार्ट है वो क्या करता है, सीइंग, हियरिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड थिंकिंग, ये सारे फंक्शंस जो है वो ब्रेन का अपर वाला पोर्शन कंट्रोल कर रहा है। वहीं पे ब्रेन का जो लोअर वाला पोर्शन है वो ब्रीदिंग, स्वेलोइंग और मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बैलेंस एक्सेट्रा इसमें फंक्शन करता है। अब यहाँ पे आप देखो कि जब हम लोग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये सारे फंक्शंस जो है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में सेम सेम होते हैं। यानी कि ब्रेन का जो लोअर वाला पार्ट है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का ऑलमोस्ट एक जैसा ही वर्क करता है। लेकिन ब्रेन का जो अपर वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग रीजनिंग एंड लर्निंग, थिंकिंग, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ये जो है वो ह्यूमन बींग्स को एनिमल से सब डिफरेंट बनाता है। तो ये चीज़ हम लोग को ये बताता है कि जो ब्रेन का अपर वाला पार्ट होता है वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल बॉडीज़। नाउ ये जो ब्रेन है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है,
जो कि स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे रूल था ही, लेकिन साथ में ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग चल रहे होते हैं, वॉकिंग के टाइम पे जो हमारे हैंड्स का मूवमेंट है वो आप वो इमेजिन किए हो क्या होता है, कभी नोटिस किए हो कि जब आप चल रहे होते हो तो आपका हैंड का जो मूवमेंट है वो अपने आप ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्शियसनेस का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। और यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, एंड साथ में ही यहाँ पे हमारे ब्रेन का भी रोल है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग मार्च पास्ट कर रहे हैं अगर, जिसको कि परेड भी बोलते हैं, तो परेड के टाइम पे क्या होता है, जो हैंड्स और लेग्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उनको हम लोग इंटेंशनली अपने कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग एक इंटेंशनली पैटर्न में मूव करते हैं हमारे हैंड्स एंड लेग्स को। तो ये जो एक्शन है वो वॉलेंटरी है। तो जैसे हम लोग इनवॉलेंटरी एक्शंस को पढ़े थे, वो सारे एक्शंस जो कि हमारे ब्रेन या फिर हमारे सेंस के कंट्रोल के बाहर है, वो सारे इनवॉलेंटरी। एंड वहीं पे वॉलेंटरी एक्शंस वो सारे जो कि हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। Thus, we may say that whenever we do something consciously or voluntarily, it's our brain that controls such actions। तो कोई भी चीज़ हम लोग कॉन्शियसली करें या वॉलेंट्री करें, वो सब चीज़ों को हमारा जो ब्रेन है वही कंट्रोल करता है। एंड these are certain involuntary actions as well that are directly controlled by our brain, like the contraction of pupil of our eye when exposed to bright light। लेकिन वहीं पे कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी है। यहाँ पे तो वॉलेंट्री एक्शंस की बात किया कि ब्रेन उनको कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि जब हम लोग कोई बहुत ही ब्राइट लाइट देखते हैं तो जो हमारा प्यूपिल होता है आइज़ का, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों को भी ब्रेन ही यहाँ पे कंट्रोल करता है, यानी कि वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बोथ एक्शंस। नाउ यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो ये जो 3 फंक्शंस हैं, या तो इनमें से कोई एक या फिर ये सारे ही फंक्शंस जो है वो हमारे अपर पार्ट जो होता है हमारा ब्रेन, वो नॉर्मली भी मतलब वर्क करते रहेगा अगर अपर पार्ट में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो भी। जैसे इट में अरेस्ट दोज फंक्शंस दैट आर सिमुलेटेड बाय द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड, इट कैन कैरी द फंक्शन स्टिमुलेटेड बाय लोअर पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जो हमारा अपर पार्ट है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो लोअर पार्ट के फंक्शंस को भी कंट्रोल मैनर में कैरी आउट कर सकता है। एंड इट कैन कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मसल्स डायरेक्टली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी रोल के बिना वो मसल्स के फंक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। नाउ देयर आर स्टिल अदर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर ब्रेन। जैसे मोस्टली हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के राइट साइड वाले जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है, एंड वहीं पे जो राइट वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो लेफ्ट साइड वाले बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल आप इस टाइप से ले सकते हो कि जब आप चलते हो तो उस टाइम पे अगर आप अपना राइट लेग आगे कर रहे हो, तब उस समय आपका लेफ्ट लेग जो है, लेफ्ट वाला जो हैंड है वो मूव होता है, और जब आप अपना लेफ्ट लेग आगे करोगे तो राइट वाला हैंड मूव होता है। और ये सारा कैसे हो रहा है, बिना किसी कॉन्शियसनेस के ना। आपका कॉन्शियस माइंड किस तरफ है कि आपको कौन सा लेग आगे करना है, हैंड्स की तरफ आपका माइंड नहीं है, वो आप सोच करके नहीं कर रहे हो, वो अपने आप हो रहा है। तो और वो भी कैसा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। तो वो यही रीज़न है कि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे क्रिस क्रॉस टाइप से वर्क करता है। लेफ्ट वाला पोर्शन ब्रेन का आपके राइट वाले बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, एंड वाइस वर्स। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 3। ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से आपको अपने फिंगर्स को रखना है, एंड इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट टाइम आप ट्राई करो कि दोनों ही आपके जो हाथ है वो दोनों का आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो। नेक्स्ट टाइम पे आप ट्राई करो कि आप दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। ये सब कुछ हो जाएगा आपसे, चाहे आप क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, लेकिन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों हैंड्स को सेम डायरेक्शन में। अब आप क्या कर सकते हो, एक बार आप अपने एक हैंड को जो है स्टॉप कर दो, एंड दूसरे वाले हैंड को आप रोटेट करते रहो, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो भी मूवमेंट आप कर पाओगे। लेकिन थर्ड थिंग क्या है कि अब आप ट्राई करो कि एक हैंड को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज बनाने का, मतलब रोटेट करने का। अब इस टाइम पे आप ये कर ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितना भी ट्राई करो, आपके दोनों हैंड्स जो हैं वो ईदर क्लॉकवाइज ही घूमेंगे और एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में या फिर अलग अलग तरीके से आप घुमा ही नहीं पाओगे। नाउ वाइल वी आर रोलिंग बोथ हैंड्स टुगेदर, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन वॉज कम्बाइंड वन। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे ब्रेन से वो क्या है, कम्बाइंड है। दोनों ही हाथों को जो रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रेन से ही तो आ रहा है ना। आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि आपको ये काम करना है, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है वो कम्बाइंड फॉर्म में आता है। इसलिए आप इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंट डायरेक्शंस में यहाँ पे रोटेट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है कि एक स्टूडेंट को ब्लाइंड फोल्ड कर देना। अब ये टीचर्स के लिए, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो तो सेंटर में अगर कोई एक स्टूडेंट है तो उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे कि बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे शांत बैठेंगे। अब ब्लाइंड फोल्ड करना है मतलब सिर्फ उसके आइज़ को यहाँ पे आपको कवर करना है, उसके ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स को यहाँ पे ओपन रखना है। अब क्या होगा कि जो स्टूडेंट सेंटर में है उसके अलावा
कोई भी एक स्टूडेंट जो कि उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में बैठा होगा उसको क्लैप करने बोले, एंड एक बार जो उसके एक्सट्रीम राइट साइड में बैठा होगा उसको क्लैप करने के लिए बोले। उसके बाद फिर क्या करना है, सेम टीचर को कि उसके जो एकदम बैक साइड में बैठा होगा उससे क्लैप करवाएं और जो एकदम फ्रंट में बैठा होगा उससे क्लैप करवाएं। एंड हर टाइम जो ये स्टूडेंट जो ब्लाइंड फोल्डेड है उसको गेस करना है कि ये साउंड किधर से आ रहा है। अब ये सारी चीज़ों को टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को चेंज कर करके भी यहाँ पे ये सेम एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। अब इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ पे आप देखो कि वो स्टूडेंट जो कि ब्लाइंड फोल्डेड था, उसके जब राइट साइड से साउंड आ रहा है ना, तो वो बता पा रहा है कि हाँ ये साउंड जो है वो राइट से आया। जब लेफ्ट से साउंड आया तो भी वो बता पाया कि साउंड साउंड जो था वो लेफ्ट से आया है। लेकिन जब सेम साउंड फ्रंट या बैक से आता है तो वो उसको कन्फ्यूजन होता है कि ये साउंड किधर से आ रहा है। अब इसका क्या रीज़न है, जो हमारे ईयर्स होते हैं वो हमारे बॉडी में लेफ्ट एंड राइट साइड में ही लोकेटेड होते हैं, मतलब हमारे फेस के। तो यहाँ पे अगर साउंड लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो आपके राइट वाले ईयर्स से पहले वो लेफ़्ट वाले ईयर्स में पहुँचेगा, और लेफ़्ट वाला ईयर जो है वो उस पे जल्दी पहुँचा तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को वहाँ पे क्या बोलते हैं, नोटिस करेगा कि वो साउंड जो है वो कहाँ आया था, पहले लेफ़्ट वाले को सुनाई दिया था, एंड इसीलिए आपका ब्रेन तुरंत बताएगा कि साउंड लेफ़्ट से आ रहा है। सेम वैसे ही जब साउंड राइट से आया था तो राइट वाले ईयर्स को पहले सुनाई देगा, तो ब्रेन बताएगा कि साउंड जो है वो राइट साइड से आया है। ना वही चीज़ देखो कि जब वो ऑब्जेक्ट जो है या फिर वो जो साउंड जो था वो फ्रंट या बैक बैक से ट्रैवल हो रहा था, तो वो आपके दोनों ही ईयर से इक्वी डिस्टेंस है ना, मतलब कि जितना दूर आपके लेफ्ट वाले ईयर से है उतना ही दूर आपके राइट वाले ईयर से भी है, तो इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइड से। और आप तो ब्लाइंड फोल्डेड हो, तो फिर आपका ब्रेन यहाँ पे नहीं बता पाएगा कि जो साउंड है वो लेफ्ट से आया या राइट से आया। तो फ्रंट एंड बैक का ये केस है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस बुक का कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इन सब चीज़ों का डेफिनेशन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, बोथ एक्सटर्नल या इंटरनल, जो हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। और विदाउट अ रिस्पॉन्स एट अ प्रॉपर इंस्टेंस, दीज में अफेक्ट आवर बॉडी एडवर्सली। तो अगर रिस्पॉन्स जो है वो सही टाइम पे नहीं आए तो उससे बहुत सारा अफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है कि जब आप कोई भी हॉट यूटेंसिल्स को टच कर लेते हो अपने हैंड से, तो आपका हैंड जो है वो इंस्टेंटली दूसरी तरफ मूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे कि आपका हाथ जो है वो उस गर्म ऑब्जेक्ट से लगा, तो ये जो स्टिमुलस है वो क्या है, स्टिमुलस ऑफ हीट पासिस टू द हैंड्स। ठीक है, वो जो हीट है वो हमारे हैंड्स में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ये जो सेल्स हैं वो उसको कैरी करते हैं नर्व्स तक। ये नर्व्स कौन से हैं, तो सेंसरी नर्व्स। ये सेंसरी नर्व्स सेम उस इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड उस फंक्शन को ब्रेन तक, सॉरी उस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन इसके रिस्पॉन्स में दूसरा एक स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है वहाँ से, एंड इस स्टिमुलस को अब मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और इस तरीके से हमारे जो मसल्स एंड आर्म्स हैं उन सब का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो सब कुछ जो है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। एक कंप्लीट सर्किट जैसा यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसको कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा, द कंप्लीट सर्किट फ्रॉम सेंसिंग अ स्टिमुलस टू अफेक्टिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि कोई स्टिमुलस मिला वहाँ से लेकर के रिस्पॉन्स जो आप दिए वहाँ तक का जो पूरा कंप्लीट सर्किट है, इसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपके फिगर में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। दिख रहा है एक हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको आपका स्किन जो है जो कि सेंसरी ऑर्गन है वो उसको टच करके फील किया। जैसे ही उसको फील हुआ तो वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में जाएगा। वहाँ से फंक्शनिंग होकर के जब वो स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में वापस आ रहा है, तो ये मोटर नर्व्स हैं जो उसको कैरी करके लेके आ रहे हैं कहाँ पे, मसल्स तक ला के दे रहे हैं, और ये मसल्स जो हैं वो आपके हैंड को रिवर्स डायरेक्शन में पुल कर लेते हैं। तो ये सारा एक्शन होता है आपके बॉडी में, जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। नाउ इफ़ वी कंसिडर दैट वी हैव डन इन एक्टिविटी वन याद है, उसमें क्या दिया था कि आपके किसी भी एक फ्रेंड को आपको बोलना है कि एक स्केल या फिर रूलर को या फिर स्टिक को उसको होल्ड करना है, एंड जब वो उसको छोड़ेगा तो पहले वो आपको बताएगा कि हाँ वो उस स्टिक को छोड़ रहा है, एंड आपको उसको पकड़ना था। लेकिन क्या होता है कि आप एग्जैक्टली जो पोजीशन सोच के रखे होते हो आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हो, वहीं पे नहीं पकड़ पाते, उससे थोड़ा ऊपर जा कर के पकड़ पाते हो। अब ये यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जो कि हम लोग सामने से देख पा रहे थे। वो क्या था कि हमारे ईयर्स एंड आइज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है और हमारा हैंड यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अलावा अब बाकी सारी चीज़ें हमको समझ में आई कि और क्या क्या इन्वॉल्व था बीच में। आपके सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व थे, आपका ब्रेन इन्वॉल्व था,
और यहाँ पे मोटर नर्व्स जो आ रहे हैं वो सारे इन्वॉल्व थे। तो इन सबको एक्शन लेने में तो टाइम लगेगा ना। उस सेम एक्टिविटी को हम लोग इस वाले फिगर से जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसे समझ सकते हैं। हमारे ईयर्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिला और हमारे आइज से इन्फॉर्मेशन मिला। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को सेंसरी नर्व्स जो है वो कैरी किया कहाँ तक, तो ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक भी। अब यहाँ से जो है वो लोग रिस्पॉन्स देंगे और वो रिस्पॉन्स आता है मोटर नर्व्स के थ्रू। तो मोटर नर्व से जो रिस्पॉन्स आया वो पहुँचा हमारे मसल्स तक एंड उसके बाद हमारे मसल्स जो थे हैंड के, उसने क्या किया, हैंड को वो एबिलिटी दिया कि वो उसको होल्ड करे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो बीच में ये सारा सर्किट लगा है, इस सर्किट को भी तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप एग्जैक्टली वहीं भी नहीं पहुँच पाए, थोड़ा सा दूर जा कर के आप उस स्टिक को पकड़े। तो जो आपके फर्स्ट वाले वीडियो का डाउट था वो यहाँ पे अब क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। सो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। नेक्स्ट वाला वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।